नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में बात कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतना डर, ऐसा डर, जब इलेक्शन में नहीं हरा पा रहे आप। हमने देखा है कई बार एक टूल किट एक्टिवेट होती है तो उसमें जिनका ना भारत से या भारत की किसी चीज से लेना देना वो भी कूद जाते हैं। लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा, और मैंने इस पे एक डिबेट ऑलरेडी कर चुका हूं कि भाई नरेंद्र मोदी की खिलाफत राजनीतिक दल हिंदुस्तान के करे, कांग्रेस करे, पूरा अधिकार करना चाहिए, विपक्षी दल अगर वो सवाल नहीं उठाएगा सरकार के ऊपर तो कौन उठाएगा? जिम्मेदारी है उनकी, जिम्मेदारी है, समझ रहे हैं आप। लेकिन जानबूझ के एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रॉडकास्टर है बीबीसी, और यह बात डिबेट बीबीसी पे नहीं है, मोदी कि अलग अलग हमने देखा है कि बीबीसी ने अब क्या किया, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, उसमें बोला कि देखो सिर्फ और सिर्फ गुजरात में जो हुआ उसकी जिम्मेदारी किसकी थी, उस समय के मुख्यमंत्री की थी, ये था वो था। और उसको जब भारत सरकार ने कहा कि नहीं दिखाया जाएगा तो उस पर राजनीति हो रही। अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, तो तिरुवनंतपुरम में प्रोटेस्ट हो रही है। आचार्य को मेरी आवाज जा रही है? ये लाइव विजुअल्स हैं तिरुवनंतपुरम से। तो क्या विपक्ष में अब विपक्ष को इस चीज का सहारा लेना पड़ेगा, झूठ का सहारा लेना पड़ेगा आचार्य मोदी को या मोदी और शाह की जोड़ी को टक्कर देने के लिए? आचार्य प्रमोद कृष्णम, ये अब टूल किट जैसी चीजों का इस्तेमाल होगा, ये सब प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल होगा आचार्य? मैं सीधा डिबेट पे जा रहा हूं क्योंकि मैं आज समझना चाहता हूं जी, जो है सबको ले आइए डिबेट पे, धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं जी। सबसे पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। जी आचार्य। नहीं ऐश्वर्या, मुझे तो ये भी नहीं पता टूल किट कहते किसे हैं, टूल किट होता क्या है, मुझे ये भी नहीं पता बीबीसी ने क्या बनाया है। मैं बीबीसी चैनल ही नहीं देखता, मेरे को क्या पता। मुझे तो अपने देश में जो हो रहा है उसका पता है। मैं तो देखता हूँ कि हमारे देश में जो हो रहा है उस पर बात करना हो तो मैं करूँगा, अदरवाइज जिसे बीबीसी पे बात करनी है वो करे। बीबीसी मैंने क्या बनाया मुझे क्या पता, पहले आप बताओ ना बीबीसी ने बनाया क्या। मैं तो देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करता हूँ, देश के प्रधानमंत्री हमारे सबके प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जो बात होती है हमें उनसे सवाल करने का हक है, हम सवाल करेंगे, हम सवाल करते हैं। अगर अच्छा लगे तो भी सवाल करेंगे, बुरा लगे तो भी सवाल करेंगे। हम सवाल विपक्ष का काम है आचार्य, हालात पर हम सवाल करेंगे, इस देश की राजनीतिक परिस्थितियों पर हम सवाल करेंगे, इस देश के डेवलपमेंट पे हम सवाल करेंगे, देश की यूनिटी पे हम सवाल करेंगे, रोज करेंगे। लेकिन हमें इस पचड़े में काहे को डालते हो, बीबीसी ने क्या किया नहीं किया, बीबीसी वाले जाने। नहीं, मैं आपको बताऊं आचार्य क्यों, क्योंकि कांग्रेस के नेता, आपकी पार्टी के नेता क्या होता है आचार्य? क्या कांग्रेस? मैं आपसे बात क्या है आचार्य, मैं कभी नहीं बोलता आपको, आप ठीक कह रहे हैं कि आप देखते ही नहीं, बीबीसी नहीं देखते, लेकिन ये भी एक बात है, और ये बात आप समझेंगे आचार्य कि एक समय ऐसा था, और मेरे साथ अभी बीबीसी के पूर्व एडिटर हिंदी के शिवकांत जी भी जुड़े हुए हैं इस समय, वो मतलब लंदन से लाइव है। शिवकांत जी वो हैं जो हिंदी बेल्ट के लोग अगर कोई हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, और आचार्य ये होता था कि सुबह बीबीसी रेडियो से होती थी, शाम, ये एक असलियत है, एक समय था। फिर लोगों को समझ आने लगा ये क्या प्रोपेगेंडा फैल रहा है, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। आचार्य, मैं शिवकांत जी के पास जाने से पहले दोबारा आपके पास आ रहा हूं आचार्य, दोबारा आपके पास आ रहा हूं आचार्य। अगर ऐसा था, अगर यही बात जो आपने बोली होती ना, कमेंटेबल है, लेकिन कांग्रेस के नेता ऐसा नहीं बोलते आचार्य। कांग्रेस के नेता बोलते हैं देखो यही असलियत है, जो बीबीसी ने कह दिया वो असलियत है, और कोई कुछ कहता रहा, आपकी एजेंसी, आपका कोर्ट, कुछ नहीं, बीबीसी ने कह दिया इसलिए सही है। और कांग्रेस पार्टी के नेता ऐसे बोले आचार्य, इसलिए मुझे दुख होता है। जी आचार्य। ऐश्वर्य, मैं तो अगर रिपब्लिक कोई
अगर रिपब्लिक टीवी कोई डॉक्यूमेंट्री बनाता तो उस पर मैं जरूर बोलता, क्योंकि जी। मैं तो रिपब्लिक देखता हूँ, जी मैं तो और हिंदुस्तान के चैनल देखता हूँ। और सवाल इस बात का है कि कोई क्या बोला, किसी ने क्या कहा, सुधांशु कौन त्रिवेदी। किसे पसंद करता है, वो अलग विषय है। जी। लेकिन क्या वर्तमान परिस्थिति में किसी कांग्रेस के लीडर ने या कांग्रेस के किसी ऑफिशियल हैंडल से ये डिमांड हुई है कि बीबीसी के साथ हम खड़े हैं और देश के प्रधानमंत्री के साथ नहीं खड़े हैं? क्या कांग्रेस के किसी नेता ने बोला, क्या विपक्ष के किसी नेता ने अभी बोला जी। कि साहब नहीं, हम तो बीबीसी की बात पर यकीन करेंगे, प्रधानमंत्री की बात पर यकीन नहीं करेंगे? अच्छा, भाई, मैं आपसे एक प्रधानमंत्री चीज जी ने और तो पूछता जो हूं, कहा इससे हम पहले यकीन मैं कर रहे हैं, भले ही सुधांशु उसके त्रिवेदी जी आलोचना के पास जाऊं, हर्षवर्धन शिवकांत जी के पास जाऊं, मैं आपसे दोबारा एक पूछ रहा हूं आचार्य, आप मुझे बताइए, क्या अगर कांग्रेस को नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हराना है 24 के जनरल इलेक्शंस में, या उससे पहले ये जो 9 राज्यों में असेंबली पोल्स हैं उसमें क्या आपको लगता है, मैं बहुत फ्रैंकली पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी कर सकती है? क्योंकि फिर मेरा एक कैरी ऑन क्वेश्चन है, लेकिन मैं पहले आपसे क्लियरली पूछ रहा हूं, ओनली मी एंड आचार्य जी। जी आचार्य। हाँ बिल्कुल हम हरा सकते हैं, क्योंकि 2018 सचमुच में लगता है चुनाव आचार्य हुए थे, राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी, राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। तीनों राज्यों में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे, तीनों राज्यों में चुनाव हुआ, हमने तीनों राज्य बीजेपी से छीने, तो हम अभी भी हम तीनों राज्यों में फिर सरकार बनाएंगे। मैं सिर्फ एक ही जवाब दूंगा आचार्य, सरकार को गिराया गया, जिस राज्य में जवाब दें। मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा आचार्य, और फिर आप बताइएगा कि जिस राज्य में रामचरितमानस को गलत बोला गया ना, वहां भी आप ही की सरकार है आचार्य, वहां भी आप ही की सरकार है आचार्य। कहाँ वो बात अलग है, बिहार आचार्य, वो बात अलग है, आपने उसके खिलाफ एफआईआर कराई, लेकिन आपको पता है आचार्य, उत्तर प्रदेश में बोला गया, अरे स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला, वो तो उत्तर प्रदेश में, उन्हें सूली पे चढ़ा दो, योगी जी से कहो मैं मांग कर रहा हूं, और आपके उन्हें सजा मंत्री दो, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। और आपके बिहार वाले मंत्री जी को क्या करें आचार्य? रामायण हमारी आस्था का, सुधांशु जी से पूछिएगा, मैंने तो एफआईआर दर्ज कराई है, उस पर कार्रवाई कराई उत्तर प्रदेश में, मैंने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को लिखा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को लिखा है, लेकिन आपकी सरकार ने उस पर एक्शन लिया, मैंने एफआईआर कराई है। सुधांशु जी जवाब दें उस, अरे भाई सुधांशु जी की सरकार है ना यूपी में, हाँ। उस पर कार्रवाई करा देना, दुनिया में इधर उधर क्यों बात करते हैं? हाँ। स्वामी प्रसाद मौर्य तो यूपी में है, उन्होंने कहा रामायण पे बैन लगाओ, हमने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर कराओ, कराए ना, ये करते क्यों नहीं? करते कुछ है नहीं, श्री लेने को चले आते हैं। जवाब दें एक एक बात का सुधांशु जी त्रिवेदी जी। नहीं, सुधांशु त्रिवेदी जी के पास मैं जा रहा हूं, लेकिन उससे मैं पहले जरा सीधा लंदन जा रहा हूं। शिवकांत जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, फॉर्मर एडिटर है बीबीसी हिंदी के। मैं ये पूछ रहा हूं शिवकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप ज्यादा टीवी डिबेट्स पे जाते नहीं, मुझे बताया गया जी। पर शिवकांत जी, ये जो डॉक्यूमेंट्री है बीबीसी की, आपको नहीं लगता दैट इट्स टू बायस? आपको नहीं लगता कि इट्स टू लोडेड? आपको नहीं लगता कि डेलिबरेटली कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए क्या बीबीसी को सचमुच इतनी सस्ती लोकप्रियता की अब जरूरत पड़ने लगी है शिवकांत जी? देखिए, लोकप्रियता की बात नहीं है, ये रिपोर्ट सरकार की है। सवाल आपको ये पूछना चाहिए कि जो सरकार पिछले 21 साल से इस रिपोर्ट को दबाए बैठी थी, उसने अब ये रिपोर्ट बीबीसी के हवाले क्यों की? ये रिपोर्ट बीबीसी को मिली, उसके बाद बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है। बीबीसी की जगह कोई भी अगर ब्रॉडकास्टर होता विश्व का, उसको अगर ऐसी रिपोर्ट मिलती है, सरकार की रिपोर्ट है जो अब तक प्रकाशित नहीं हुई है, तो वो उसके ऊपर कार्यक्रम बनाएगा। रही बात कि उसमें कितना पूर्वाग्रह है या नहीं है, ये बीबीसी का एक अपना तरीका है। बीबीसी के पास जितना फुटेज है, जो जो चीजें हैं, वो सारी बीबीसी ने दिखाई है। बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री केवल इसी विषय पे नहीं बनाई। आपको याद होगा इराक में जब 2004 की जो WMD की रिपोर्ट थी रासायनिक हथियारों की, जो कि बाद में झूठी साबित हुई, हाँ जी। वो रिपोर्ट तो संयुक्त राष्ट्र की थी, लेकिन उस रिपोर्ट पर जो सरकार की टिप्पणी थी, उस टिप्पणी पर भी बीबीसी ने रिपोर्ट बनाई थी, जिसका सरकार के और बीबीसी के बीच, जिसकी वजह से लगभग 1 साल टकराव चला। बीबीसी के बहुत से लोगों को
छोड़नी पड़ी नौकरी, और उसको क्योंकि सेक्सटप रिपोर्ट कहा गया था और वो सेक्सटप रिपोर्ट ही निकली। तो जहां तक बीबीसी के अपने संपादकीय सिद्धांतों का सवाल है, वो बीबीसी ने उनका पालन किया है। उनके पास जो जानकारी है वो प्रामाणिक है या नहीं है, या भारत में सारी संस्थाओं ने जांच कर ली है, उसके बाद उनकी जानकारी का कोई औचित्य है या नहीं है, ये या तो देखने वालों को फैसला करना होगा या सरकारों को फैसला करना होगा। बीबीसी के पास जो सामग्री थी उस हिसाब से उसने रिपोर्ट बनाई। हर्षवर्धन जी भी। सुधांशु जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। तो सुधांशु जी, एक तो पहली बात, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा जी देखो मुझे बीबीसी पे नहीं करना, मैं तो ये जानता हूं कि मेरा पूरा अधिकार है नरेंद्र मोदी और बीजेपी से सवाल पूछने का, मैं पूछूंगा। मेरे साथ शिवकांत जी भी हैं, पूर्व बीबीसी हिंदी के एडिटर हैं, लंदन से जुड़े। वो कह रहे हैं देखो भाई, बीबीसी ने बनाया, बिल्कुल ठीक किया, उनके पास रिपोर्ट आई, उन्होंने बनाई, और वो कह रहे हैं ये इतने साल से रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई थी, ये नहीं हुआ था, लेकिन ये जिस तरह से डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, इट सीम्स एज इफ इट्स वेल प्लान्ड, इट्स वेल ऑर्केस्ट्रेटेड। सुधांशु जी। तो मैं विनम्रता से पूछना चाहूंगा जी, मैं विनम्रता से पूछना चाहूंगा कि पिछले 6-7 सालों में अगर बीबीसी ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म करता है तो एक ये इको कर रहा है, इसको ठीक करवा दीजिएगा जी। तो एक 4 पॉजिटिव स्टोरी भी बता दें भारत के बारे में। भारत में सब कुछ बुरा हुआ है, चलिए मान लिया बीबीसी की नजर में सब कुछ बुरा हुआ है, तो कोविड के समय में 4 स्टोरी बता दें जिसमें उन्होंने चाइना की आलोचना की हो और शी जिनपिंग के खिलाफ लिखा हो। मोदी जी के खिलाफ तो लिखा है खूब, चाइना के खिलाफ लिखा हो तो बता दीजिए। अरे मान्यवर, बीबीसी की तो मैंने वो देखी, मैं भी दंग रह गया। मैंने बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री देखी वर्ल्ड हिस्ट्री पे, जिसमें वो क्या कह रहा है कि कोलंबस वहां लैंड किया और उसे लगा कि वो चाइना में लैंड कर गया है। ऐसा लगता है कि चाइना वाले ने स्पॉन्सर्ड किया हो। अरे वहां वो ओपनली कह रहा है कि रेड इंडियन उनका नाम है, और वो इंडिया को खोजने निकला था, उसे लगा, जो हिस्टोरिकली प्रूवन फैक्ट है, और उस डॉक्यूमेंट्री में कह रहा है कि वो जीवन भर ये समझता रहा कि वो चीन में है। अद्भुत अद्भुत रिसर्च थी, और ये डॉक्यूमेंट्री अवेलेबल है, कोई भी जाके देख सकता है, जो वर्ल्ड हिस्ट्री की आपकी सीरीज है उसमें अमेरिका की खोज के ऊपर। इससे पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाता है कि ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म क्या है और इसके अतिरिक्त जो जर्नलिज्म क्या है। अन्यथा मैंने पुनः पूछना चाहता हूं कि कोविड को लेकर पूरी दुनिया ने अनेक प्रकार की बातें कही, यहां तक कि हमारे, अब आचार्य जी बैठे हुए हैं, हमारे नेताओं ने कोविड को मोविड कहा। मोविड का बाकायदा कवरिंग की गई, वो तो कवर अप किया गया, वो तो कवर किया गया, मतलब रिपोर्ट किया गया, मगर किसी ने नहीं पूछा कि ये मोविड कहां से हो गया। दूसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूं, कोविड के समय में जब सेकेंड वेव अपने चरम पे थी, अप्रैल 2021, खूब आलोचना लिखी बीबीसी ने, खूब आलोचना लिखी, लिखना चाहिए, कोई बात नहीं है। मगर ये बताइए, उसी समय में जब कांग्रेस के दोनों भाई बहन ये ट्वीट कर रहे थे कि भारत ने अपने बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया, जबकि बीबीसी को तो पता होना चाहिए था कि मार्च अप्रैल 2021 तक भारत छोड़िए दुनिया में कोई बच्चों का वैक्सीन नहीं बना था। क्या इस चीज को रिपोर्ट किया? यदि रिपोर्ट किया हो तो वो रिपोर्ट भी दिखा दे कि साहब ये तो एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा था, जब जो वैक्सीन बना ही नहीं है उसके बारे में एक्सपोर्ट करने का स्टेटमेंट और उसके बारे में एक्सपोर्ट करने की स्टोरी वो गलत थी। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि एक नहीं अनेक उदाहरण स्पष्ट हैं जिसके कारण से यह धारणा बनती। और पूर्व में भी आप याद करिए, जब कांग्रेस का भी सरकार थी तो बांग्लादेश का मुद्दा हो या कोई भी हो, उस समय भी बीबीसी ने अगेंस्ट में बहुत कुछ सारी चीजें की थी। वो एक अलग विषय, मैं आज के संदर्भ में बात कर रहा हूं। अन्यथा भारत के पक्ष की 4 स्टोरी लिखा दें कि भाई भारत ने कुछ अच्छा भी किया, जबकि IMF, वर्ल्ड बैंक, कई चीजों ने भारत की तारीफ भी की है, और कोविड को लेकर चाइना के बारे में 4 स्टोरी दिखा दें। नहीं होगा। विजय राणा जी भी जुड़ गए मेरे साथ, लेकिन पहले मैं आचार्य जी के पास जा रहा हूं। आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी आचार्य। हर्षवर्धन जी आ रहा हूं उसके बाद। जी आचार्य, आपको सुधांशु जी से पूछना चाह रहे थे। देखिए ऐश्वर्या, मैं सुधांशु जी को बड़ी गंभीरता से, मैं बड़ी गंभीरता से सुन रहा था, इन्हें हमेशा सुनता भी हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ साथ माननीय सदस्य हैं संसद के, और रक्षा मंत्री जी के एडवाइज़र भी हैं, और बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं। एक बात बताइए मुझे कि अगर मोदी जी की तारीफ कोई विदेशी अखबार करता था, पिछले साल आपने चिल्ला चिल्ला के कहा कि साहब चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, चाहे वो बीबीसी हो, अगर विदेशी अखबार और विदेशी मीडिया कोई हमारी सरकार की तारीफ करता है, बीजेपी की तारीफ करता है या सरकार के की तारीफ करता है, तब आप तो बहुत देश में चिल्ला चिल्ला के कहते हैं।
तो तब तो ठीक लगता है। अब ये मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है बीबीसी ने कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसमें शायद सरकार के खिलाफ कोई बात कही गई है। मुझे नहीं पता कि उसमें क्या है, क्योंकि मैंने देखी है ना मैं देखता हूँ, लेकिन आपकी बातों से ऐसा लग रहा है। हेलो, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है ऐश्वर्या? आचार्य जी, आचार्य मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। सुधांशु जी, नहीं, आपकी आवाज़ आ रही है बाबूलाल। सुधांशु जी वो कह रहे हैं भाई जब कोई अच्छी बात होती है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। अभी आपका क्रिटिसिज्म हो गया तो आप कह रहे हैं कौन बीबीसी, क्या बीबीसी। ठीक है, मैं भी ये मानता हूं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जब अच्छा होता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है और गंदा होता है तो आप कह रहे हैं कि भाई ये तो होगा नहीं, ये तो गलत है। सुधांशु जी, मैं आचार्य जी की बात में थोड़ा संशोधन कर दूं जी। ये जो विदेश के स्टैब्लिश मीडिया हैं इन्होंने कब अच्छा लिखा है? चलिए न्यूयॉर्क टाइम्स की कोई स्टोरी बता दें जिसमें कहीं पर हमारी सरकार की कभी तारीफ रही हो, और आज से नहीं 20-22 साल की स्टोरी बता दें। 20-22 साल कह रहा हूं, मतलब कभी बीजेपी किसी सरकार ने कुछ अच्छा नहीं किया, अटल जी की सरकार ने अच्छा नहीं किया, मोदी जी की सरकार ने अच्छा नहीं किया। और आ रहा हूं आचार्य जी, वो याद करिए रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स की दिल्ली के दंगों की, आचार्य, जिसमें जो आईबी के ऑफिसर मारे गए थे अंकुर शर्मा, उनके भाई को कोट करते हुए यह लिखा कि इसको हिंदुओं ने मार दिया था। उनके भाई ने कहा मेरे से तो किसी ने बात ही नहीं की, और आप विक्टिम के भाई को कोट करके टोटल फॉल्स न्यूज। अरे भाई हमने तो वो भी देखा है कि एक यूपी में एक मौलवी ने किसी बच्ची के साथ रेप किया, उस खबर को कैसे छपा हुआ है, गॉड मैन मॉलेस्ट ए चिल्ड्रेन, और फोटो एक पुजारी की और स्टोरी है मौलवी की। अब इससे ज्यादा एजेंडा फॉरेन के सारे, इसीलिए मैं आचार्य जी से कहता हूं अगर इनको लगता है कि हमने फॉरेन की एजेंसीज ने हमारी तारीफ की है, आईएमएफ ने तारीफ की है, वर्ल्ड बैंक ने तारीफ की है, यानी जो ऑब्जेक्टिव एजेंसीज हैं उन्होंने तारीफ की है। मीडिया में जानते क्या हो गया है, समस्या क्या हो गई कि जब से हमारे यहां पर जो पत्रकार थे, जो धुर वामपंथी थे, जिनकी घड़ी P2000 के एरा में अटक गई थी, कोल्ड वॉर के एरा में, जो लुटियन जोन वाले लोग, अब जब वो लोग अपना जाके शेल्टर ढूंढे हैं तो उनको न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्कर, इसी में, अच्छा वो लोग बेचारे उसी हैंगओवर में चल रहे हैं कि जो पुराने एस्टैब्लिश पत्रकार हैं उन्हीं को लेंगे। भारत कितना बदल गया है यह ना वॉशिंगटन पोस्ट को समझ में आ रहा, ना न्यूयॉर्क टाइम्स को समझ में आ रहा। और मैं एक और बात कह दूं, एक मैं बगैर नाम लिए व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कहता हूं, 2013 जुलाई में मैं अमेरिका गया था तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ जी के साथ पार्टी के डेलीगेशन में। अमेरिका के कई सांसदों ने और उनके कई मतलब जो थिंक टैंक के लोगों ने यह कहा कि दे वर कैरीड अवे बाय द रॉन्ग प्रोपोगंडा अबाउट श्री नरेंद्र मोदी। उन्हें रियलाइज हुआ कि ये गलती हो गई, विजय राणा जी वहां की कुछ एनजीओ लॉबी और लेफ्ट लॉबी के प्रोपोगंडा में वो आ गए थे, और यह उनको बाद में रियलाइज भी हुआ। इसीलिए मैंने कहा हम सिर्फ आचार्य जी उन चीजों को कोट करते हैं जो इंटरनेशनली एक्लेम्ड एजेंसी है। जैसे भारत की रेटिंग बढ़ाई जी, अगर रेटिंग बढ़ाई हम उसको कोट करते हैं। हमारा ये वेस्टर्न मीडिया तो कभी हमारे पक्ष में लिखता ही नहीं है। मैं तो आपसे भी कह रहा हूं जरा 4 खबरें न्यूयॉर्क टाइम्स की दिखा दीजिए हमारे। ठीक, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं। एजेंडा है साहब। मैं अभी शिवकांत जी के पास गया था, अब एक और वरिष्ठ फॉर्मर एडिटर है बीबीसी के, लंदन से जुड़े हुए विजय राणा जी। विजय जी, आपका क्या टेक है इसमें? जी विजय जी, देखिए, मैं 2 बातें कहना चाहूंगा इस सारे विवाद के संदर्भ में। एक तो विदेश में रहने वाले किसी भी भारतीय को इस बात को लेकर के बड़ा आश्चर्य होता है कि जो संस्थाएं, जो हमारे मीडिया संस्थान हैं, जो भारत की फॉल्ट लाइंस को कुरेदना चाहते हैं, भारत के घावों को कुरेदना चाहते हैं। ठीक है विजय जी। शिवकांत जी, आप इससे सहमति रखते हैं सर? मैंने अपनी पिछली टिप्पणी में एक बात कही थी, उसी को मैं आगे बढ़ाता हूं कि ये रिपोर्ट 20 साल बाद इस वक्त क्यों लीक की गई। आपको ये समझना होगा कि ब्रिटेन भी एक लोकतंत्र है, वहां भी राजनीतिक लड़ाई भारत की तरह ही चलती है। यहां लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच लड़ाई है। इस वक्त कंजर्वेटिव पार्टी, जिसके प्रधानमंत्री सुनक साहब हैं, उसकी लोकप्रियता इतनी घट गई है कि लेबर पार्टी को लगता है कि 12 साल बाद वो पहली बार सत्ता में आने का उसके पास सबसे अच्छा अवसर है। और इससे बढ़िया रास्ता क्या हो सकता था लेबर पार्टी के लिए कि इस तरह की कोई रिपोर्ट मीडिया को लीक कर दी जाए जिस पर मीडिया में प्रोग्राम बने और छिछालेदार हो, और जो आर्थिक समझौता होने वाला था वो ना हो, वो डिरेल हो जाए, सुनक पर और दबाव पड़ेगा।
तो ये तो हुई बात यहाँ की दो पार्टियों के बीच की लड़ाई की, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी के भीतर अपनी लड़ाई चल रही है सुनक साहब के नेतृत्व को लेकर के। तो बहुत से लोग अंदर ही अंदर कंजर्वेटिव पार्टी के भीतर भी हैं। तो ये हो सकता है कि या तो सत्तारूढ़ पार्टी के किसी व्यक्ति ने या लेबर पार्टी के किसी व्यक्ति ने विदेश विभाग के अधिकारी से ये रिपोर्ट बीबीसी को दिलवाई, क्योंकि बीबीसी उस रिपोर्ट के बिहाफ पे कोई मतलब विदेश विभाग का कोई आदमी कैमरे पे आकर के ये कबूल करने को तैयार नहीं है इस पूरी फिल्म में कि ये रिपोर्ट उनकी बनाई हुई है और वो इस रिपोर्ट के जितने भी निचोड़ हैं उनके साथ सहमति रखते हैं। उसने पर्दे के पीछे होकर के बात कही है, उस किसी दूसरे की आवाज में मतलब परोक्ष रूप में उसको पेश किया गया है। तो ये यहाँ की आंतरिक राजनीति भी है जिसको भारत के लोगों को और मीडिया को समझना होगा। केवल ये है कि आप डॉक्यूमेंट्री में जो निष्कर्ष दिए गए हैं उसको लेकर के पिल पड़े और उस पर बहस हो जाए, इससे बात नहीं बनने वाली। मामला जो तस्वीर है वो जैसे दिखाई देती है उससे ज्यादा पेचीदा है। शिवकांत जी, विजय जी वापस आ रहा हूं, लेकिन जरा मैं वन ऑन वन चलना चाहता हूं सुधांशु जी और आचार्य जी के बीच। हर्षवर्धन जी, इसके बाद आ रहा हूं, माफी चाहता हूं आपके पास। आचार्य, भारत की लड़ाई है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हराना है तो आपको यहां हराना पड़ेगा, यहां हराना पड़ेगा। बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री के बल पे तो हारेंगे नहीं, ये तो आप मानते हैं आचार्य। वो तो राहुल गांधी को हराना पड़ेगा ना, आपके सर्वोच्च नेता है ना, वो तो हराना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत क्या है आचार्य, रामचरितमानस के ऊपर भी ऐसा बोला जाता है ना, तो आचार्य प्रमोद कृष्णम तो जाके एफआईआर करा देते हैं, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के मुंह से चू नहीं निकलती आचार्य। दिक्कत यह है, आपको पता है दिक्कत यह है। आचार्य प्रमोद कृष्णम बोल देंगे ऐश्वर्या बीबीसी मैं नहीं देखता भाई, मेरे को हिंदुस्तान की न्यूज मीडिया, लेकिन कांग्रेस का कोई और बड़ा नेता बोलेगा नहीं आचार्य। तो कैसे हराएंगे आप? आपके नेताओं को लगता है कि ऐसी डॉक्यूमेंट्री आ जाएगी तो आप उस पर राइड करके मोदी और शाह को हराने की कोशिश करेंगे। आचार्य हरा पाएंगे क्या ऐसे, बताइए मेरे को आचार्य। ऐश्वर्या मेरे 3 पॉइंट हैं और मैं 4 बोलिए आचार्य। गंभीरता से ये बात कर रहा हूँ। पहला कि सुधांशु जी ये बताएं कि आखिर बीबीसी ने ऐसा क्या किया है जो इतना प्रॉब्लम हो रहा है। अगर बीबीसी ने कुछ ऐसा किया है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री की शान के खिलाफ है तो फिर बिल्कुल हम अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े होंगे, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि बीबीसी ने ऐसा क्या किया है। दूसरी बात, अगर बीबीसी और कोई विदेशी मीडिया हमारे देश की तारीफ़ करती है, हमारे देश की सरकार की तारीफ़ करती है या मोदी जी की तारीफ़ करती है तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। अब आप वो अगर खिलाफ जा रहे हैं तो बुरा लग रहा है। तीसरा पॉइंट ये है कि बीबीसी कांग्रेस नहीं चलाती ना, कांग्रेस पार्टी का बीबीसी थोड़ी है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग जो है वो तो अलग है, इंडिपेंडेंट संस्था है, उससे कांग्रेस का लेना देना क्या आप ये कहना चाहते हैं कि बीबीसी ने कांग्रेस के कहने से कोई डॉक्यूमेंट्री तैयार की है जिसमें मोदी जी को निशाने पर रखा गया? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस अब इतनी ताकतवर है, जो 9 साल से सत्ता से बाहर है वो इतनी ताकतवर है कि वो विदेशी मीडिया को भी कंट्रोल कर रही है? अरे सुबह से शाम तक तो कांग्रेस के नेता मीडिया को कहते हैं गोदी मीडिया, सारे नेता कहते हैं मेरे अलावा। बाकी सवाल उठता है, कांग्रेस को लगता है कि पूरी मीडिया मोदी जी के साथ है। तो सुधांशु जी आप कहना क्या चाहते हैं? आपको क्लियर करना पड़ेगा पहली बात कि बीबीसी ने ऐसा क्या किया है। दूसरी बात, अगर किया है तो लड़ाई आपकी और बीबीसी की है, हमारी तो है नहीं। तीसरा, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से लीक हुई है तो आपकी सरकार की जिम्मेदारी है। हम अपने प्रधानमंत्री के साथ हैं। अगर विदेश का कोई मसला आएगा तो हम अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं, लेकिन देश के भीतर हम रोज़ सवाल पूछेंगे। हम कल भी सवाल पूछते थे, आज भी सवाल पूछेंगे। अब सवाल आया, एक और बात कह के अपनी बात को खत्म करता हूं, मैं फिर कह रहा हूं, भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। श्री रामचरितमानस हमारी आस्था का आधार है। रामचरितमानस को बैन करने की मांग स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और पूर्व मंत्री हैं, और इससे पहले आपकी पार्टी में थे। उत्तर प्रदेश में हैं, योगी जी की सरकार है। रामायण का अपमान जो कर रहा है उस पर कार्रवाई करिएगा, बिहार के मिनिस्टर पर कार्रवाई करिएगा, मैंने एफआईआर करी। अब इसमें हमारा दोष क्या है? ऐश्वर्या, आप हर बात में आचार्य प्रमोद कृष्णम को क्यों मुलजिम ठहराना चाहते हैं? मैं नहीं मुलजिम ठहरा रहा आपको, मैं नहीं ठहरा रहा, लेकिन मेरी आयरनी ये है कि रामचरितमानस के बारे में अगर वो बिहार के मंत्री ने बोला, जहां कांग्रेस सरकार में है सुधांशु जी, वहां आचार्य तो बोल देंगे, लेकिन सुधांशु जी वहां पे
राहुल गांधी कुछ नहीं बोलेंगे, प्रियंका गांधी वाड्रा कुछ नहीं बोलेंगी। मेरी दिक्कत यह है आचार्य, मैं आपको मुलजिम बिल्कुल नहीं ठहरा रहा हूं। कैसी बात कर रहे हैं आप? सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। नहीं ऐश्वर्या ऐश्वर्या की क्यों ऐसी ऐश्वर्या तेजी कर 10 रहे हो? सेकंड सुधांशु जी, ऐश्वर्या हाँ। मैंने एफआईआर दर्ज कराई उत्तर प्रदेश में, हाँ। उस पर कार्रवाई करा दीजिएगा। जब मेरी एफआईआर पर कार्रवाई नहीं हो रही है तो क्या राहुल जी के बोलने से कार्रवाई हो जाती? सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। हो जाती। सुधांशु त्रिवेदी का लखनऊ से कनेक्शन बहुत क्लोज है। हाँ। सुधांशु जी उस पर कार्रवाई कराएं। सुधांशु बिहार सांसद के महोदय मंत्री जवाब दे के रहे हैं। खिलाफ जो मैंने एफआईआर दर्ज कराई है सुधांशु जी, उत्तर प्रदेश में उस पर कार्रवाई कराइए। सांसद महोदय को जवाब तो देने, यही दिक्कत है कांग्रेस की, ना आप संसद में बोलने देते हो ना यहां बोलने दे रहे हो। हाँ अच्छा, हम देखिए, कोई पहले तो आचार्य जी इस ये पे बात भी बहुत इल्जाम देंगे हास्यास्पद आप? लगती है और आपके जैसे आचार्य मान्यवर आप आचार्य हैं और यह बात बहुत हास्यास्पद है कि आप जिस गठबंधन में शामिल हैं उस गठबंधन में शामिल सरकार के मंत्री से तो सवाल भी नहीं पूछा जाएगा और दूसरे राज्य में एफआईआर दर्ज होने के बाद कहा जाएगा कि गिरफ्तार कर लिया जाए। मेरे विचार से आचार्य जी जितना भी ढकने का प्रयास मैं तो उत्तर प्रदेश में रहता हूं कांग्रेस ना। के पापों को मैं बिहार में जाके इतनी FIR आसानी क्यों से कराऊं? ढका नहीं जा सकता कि आप सवाल नहीं पूछेंगे और आप कहेंगे कि कार्रवाई और सुधांशु दूसरी जी, अब सरकार बात से के आप मंत्री इधर-उधर को हो रहे हैं। गिरफ्तार कर लिया जाए दूसरी राज्य सरकार के द्वारा। नहीं हम तो साफ बात करें, ये वैधानिक दृष्टि से संभव है कि एक राज्य की पुलिस दूसरे सरकार के मंत्री को जाके गिरफ्तार कराए, मगर यह राजनीतिक दृष्टि से संभव है कि वो गठबंधन की पार्टी उससे सवाल नहीं पूछेगी। इसलिए इस दोहरे चरित्र के कारण ही यह गति और दुर्गति हुई है। अरे साहब, अब मैं बीबीसी वाली बात के ऊपर बताता हूं। देखिए शिवाकांत जी ने जो बोला, जी ऐश्वर्या जी, शिवकांत जी को ले आइए से जरा। बात स्पष्ट कर दी। शिवकांत जी को, उन्होंने कह हर्षवर्धन दिया जी कि को, इसके पीछे गहरा राजनीतिक आधार हो सकता है। तो देखिए जो शिवकांत जी ने बोला, उन्होंने तो एक प्रकार से बात साफ कर दिया कि इसके पीछे राजनीतिक कारण हो सकते हैं। यानी अब बिल्कुल बात साफ हो गई कि एक राजनीतिक एजेंडा के तहत यह रिपोर्ट, ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई होगी। उसका राजनीतिक एजेंडा ब्रिटेन की अंदरूनी राजनीति भी हो सकती है, कंजर्वेटिव पार्टी की अंदरूनी राजनीति भी हो सकती है, और मोदी विरोध का जो स्थायी राजनीति है, मतलब एक स्थायी भाव होता है कविता में, एक संचारी भाव होता है और एक व्यभिचारी भाव होता है। तो संचारी भाव ब्रिटेन की राजनीति हो सकती है, व्यभिचारी भाव कंजर्वेटिव पार्टी की अंदरूनी राजनीति हो सकती है, और स्थायी भाव है मोदी जी के खिलाफ की राजनीति। तो वो एक प्रकार से माना जा सकता। परंतु हम यहां पर क्यों कहेंगे विरोध की बात, मैं आचार्य जी का भी इसमें ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग होती है कि अगर रिपोर्ट की जाए, यानी कोई रिपोर्ट आपके हाथ में लगी, आपने उस रिपोर्ट को एज इट इज किया और उसका अपना विश्लेषण दे दिया। हर्षवर्धन जी, और जब डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है तो फिर वो एक परिप्रेक्ष्य में एक विचार और एक उद्देश्य के साथ बनाई जाती है। फिर वो केवल रिपोर्टिंग नहीं होती है, डॉक्यूमेंट्री एक प्रस्तुतिकरण होता है। प्रस्तुतिकरण एक परिप्रेक्ष्य में, एक विचार में, एक उद्देश्य में होता है, और प्रस्तुतिकरण बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि विचार और उद्देश्य मोदी जी के विरुद्ध दुष्प्रचार करना, भारत की छवि को धूमिल करना, केवल और केवल दिखाई पड़ रहा है। इसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठ चीज दिखाई नहीं पड़ रही। ठीक, 10 सेकंड आचार्य, उसके बाद मैं हर्षवर्धन जी के पास गया नहीं हूं। जी आचार्य, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सुधांशु जी, पहले देश को ये तो बताओ उस बीबीसी ने जो किया है काम वो है क्या, नंबर 1। और क्या अगर ये डॉक्यूमेंट्री, इस तरह की कोई फिल्म राहुल गांधी के खिलाफ बनती तब भी आपका यही स्टैंड रहता? सुधांशु जी क्विक रिप्लाई उसके बाद हर्षवर्धन जी। आपसे सुधांशु जी। आचार्य जी आप भूल गए, मैंने बोला बांग्लादेश के समय ऐसा ही बनाई थी बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री, इंदिरा गांधी के खिलाफ भी ऐसी ही बनाई थी, बोफोर्स के समय भी ऐसी बनाई थी। आपको याद नहीं रहे? हम लोग बचपन में हम लोग भी सुनते थे बीबीसी की हिंदी सेवा कई बार 7:30 बजे। हमारे लिए क्या वर्ड यूज होता था? दक्षिणपंथी कट्टर हिंदूवादी भारतीय जनता पार्टी। और तालिबान विजय जी दोनों मुस्कुरा रहे हैं। इस्लामिक विद्यालयों में शिक्षा पाए हुए शिक्षा पाए हुए छात्रों की पार्टी, मतलब तालिबान के लिए होता था कि धार्मिक विद्यालयों में शिक्षा पाए हुए छात्रों की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के लिए होता था दक्षिणपंथी कट्टर हिंदूवादी भारतीय जनता पार्टी। तो शब्दावली से ही था। आचार्य जी आप याद करिए भाई, आप हमसे ज्यादा उम्र दराज हैं, आपको याद होना चाहिए। शिवकांत जी तो बोलते थे, शिवकांत जी और विजय राणा जी दोनों हैं। सुधांशु जी आप भूल रहे हैं, शिवकांत जी को आप सुनते होंगे सुबह की नहीं तो शाम की सर्विस में, बीबीसी हिंदी की। शिवकांत जी, सुधांशु जी ने जो बोला गलत है क्या, बता दीजिए। बातें ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। नहीं, गलत कह रहे हैं क्या सुधांशु जी? बताइए विजय राणा जी, गलत कह रहे हैं क्या?
आप दोनों बीबीसी के पूर्व एडिटर, बताइए विजय जी। मैं आपकी बात मैं आंशिक रूप से सुन पा रहा हूं यहाँ पर ऑडियो की परेशानी की वजह से, लेकिन एक बात मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगा कि पिछले कुछ वर्षों में बीबीसी के एडिटोरियल स्टैंडर्ड्स वो नहीं है जो किसी जमाने हुआ करते थे। मैं ये मान के चलता हूं यदि मैंने इस तरह की डॉक्यूमेंट्री आज से 20 वर्ष पहले बनाई होती तो मुझे मेरा सवाल जवाब होते। और आपको याद होगा एक बहुत बड़ी इराक वार के दौरान बीबीसी के रेडियो 4 के एक पत्रकार से एक स्लिप हुई थी और उसका सारा कैरियर चौपट हो गया था। तो एक जमाना वो था, लेकिन अब वो बात नहीं है। और ब्रिटेन में भी लेकर के बीबीसी के एडिटोरियल स्टैंडर्ड्स को लेकर के बड़ी भारी विवाद बहस चल रही है इस समय कि बीबीसी का पक्ष, अब सिक्के के दोनों पक्ष शिवकांत जी, नहीं बिल्कुल विजय जी मैं समझ गया, लेकिन शिवकांत जी बताइए, सुधांशु जी ने जो कहा गलत था क्या? आतंकवादी कह नहीं सकते, चरमपंथी कहना है। नहीं और एक एक वर्ड जो कहा उन्होंने गलत कहा क्या, बताइए ना प्लीज। नहीं जी शिवकांत जी, ये तिरंजना है, क्योंकि तालिबान को कभी ऐसा नहीं कहा गया कि वो पढ़ने लिखने वाले और छात्र हैं और ये हैं वो हैं। तालिबान को हमेशा चरमपंथी संगठन कहा गया है और भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदूवादी पार्टी कहा जाता था, कभी उग्रवादी भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं कहा जाता था। कहने वाला मैं ही हूँ, मैं था मतलब, अब तो लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है ऐसा कुछ नहीं था। ये जरूर है कि जो भी विशेषण लगाए जाते थे भारतीय जनता पार्टी को वो भी नागवार था कि आप उसे हिंदूवादी क्यों कहते हैं, या कभी कभी इस तरह की घटनाएं होती थी जिसमें जैसे बजरंग दल के लोग या विश्व हिंदू परिषद के लोग, इस तरह के लोग शामिल पाए जाते थे, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता था कि ये उग्रपंथी हिंदू संगठन है, तो उसको लेकर के भी जो है भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति होती थी। लेकिन कभी ये नहीं कहा गया कि ये उग्रवादी थे और ये थे वो थे। विशेषण बड़े सोच समझ के लगाए जाते थे। ये जरूर है कश्मीर के मामले पे जो विशेषण लगाए जाते थे वो भारत सरकारों को शुरू से लेकर आज तक स्वीकार्य नहीं है। वो बीबीसी की अपनी पॉलिसी है, उसको लेकर के बीबीसी में भी बहस होती रही है। इराक को लेकर के भी बीबीसी के अंदर भी बहस चलती है, ऐसे ही सरफुटम्बल होता है और बाकी सरकारों के साथ भी चलती है। तो वो एक अपना सिद्धांत है, उस पर बीबीसी का है। हर्षवर्धन जी माफी चाहता हूं, वापस आ रहा हूं, लेकिन सुधांशु जी आप काउंटर कर रहे थे। शिवाकांत जी, देखिए आप मुझसे वरिष्ठ हैं और आप बीबीसी में काम किए हुए हैं। मैंने उग्रवादी नहीं कहा, मैंने कहा दक्षिणपंथी कट्टर हिंदूवादी यह शब्द प्रयोग होता था। अब मैं एक और उदाहरण दे रहा हूं। 6 दिसंबर 92 जिस दिन ढांचा गिरा था, उस समय ये टीवी चैनल्स नहीं थे, पर उस समय कुछ लोगों के पास डिश थी तो बीबीसी दिखा रहा था। और मुझे आज तक याद है, आप जाके आर्काइव में चेक कर लीजिएगा, गोल्डन कलर का सूट पहने हुए एक समाचार वाचिका थी। पूरे वर्ल्ड की हेडलाइन क्या थी? उनका नाम जेब्रॉन शे था। मुझे आज तक याद, उन्होंने कहा जेब्रॉन शे फॉर बीबीसी वर्ल्ड सर्विस। फर्स्ट न्यूज ये थी कि यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज हैव लैंडेड इन मोगादिशु, सोमालिया। और दूसरी जानते क्या थी? India is passing through its most critical phase since independence as a frenzy mob of Hindus has stormed a mosque in northern Indian town of Ayodhya and demolished it. श्री राम जन्मभूमि का तो नाम ही नहीं था। और उसके बाद उसी बीबीसी ने, उस फ्रेंजी मॉब ने कितने पाकिस्तान में तोड़े गए, बांग्लादेश में तोड़े गए, चू नहीं बोला उसके ऊपर। पर यहां क्या कह रहे हैं? फ्रेंजी मॉब ऑफ हिंदूज हैज स्टॉर्म्ड ए मॉस्क इन नॉर्दर्न इंडियन टाउन ऑफ अयोध्या एंड डेमोलिश्ड इट। ये मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूं, चुनौती से कह रहा हूं, जाकर कोई बीबीसी के आर्काइव से चेक कर ले, क्योंकि मुझे बचपन की वो चीज बहुत स्पष्ट याद है और मुझे साफ समझ में आ रहा था कि बीबीसी का जो एजेंडा था कि कट्टर हिंदूवादी दक्षिणपंथी कहना है, हमें तो फ्रेंजी मॉब कहना है, मॉस्क को डिमोलिश किया यह कहना है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी कहना था वो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है। 65 साल से कोई नमाज नहीं हुई थी, उसके अंदर मूर्तियां रखी हुई थी, मगर बीबीसी उसको मॉस्क कह रहा था, हिंदू मॉब को फ्रेंजीज कह रहा था, और श्री राम जन्मभूमि या राम का नाम कहीं नहीं था उस रिपोर्टिंग में। और मैं दर्शकों से भी कह रहा हूं कि कोई आर्काइव में जाके चेक कर सकता हो, 6 दिसंबर 92 की जाके रिपोर्ट देख ले। इसलिए मैंने कहा एक एजेंडा हमेशा से था अगेंस्ट में भारतीय जनता पार्टी के, इसलिए जो हो रहा है वो एक स्वाभाविक है, सहज है, उनके मन की जो भी अवमानना है उसकी अभिव्यक्ति है। हर्षवर्धन जी, आपने विजय राणा जी को भी सुना और आपने शिवकांत जी को भी सुना, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं जी। ओनली दीज 3 पीपल ऑन है जी। जी हर्षवर्धन जी। देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो ये कि विजय राणा जी और शिवकांत जी दोनों लोगों का मैं बड़ा प्रशंसक हूं, सुनता रहा हूं, विजय राणा जी को, लेकिन इन्हें आज आप धर्म संकट में डाल रहे हैं, दोनों लोगों को। क्यों मैं कह रहा हूं इसको मैं बताता हूं आपको। बीबीसी हो या कोई भी वेस्टर्न मीडिया हो, इन्होंने
इन्होंने भारत को एक टूल के तौर पर देखा है, एक बैलेंसिंग टूल के तौर पर देखा। सिर्फ और सिर्फ इस नजरिए से भारत की खबरें बीबीसी में बनती रहीं। और ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने, बड़े मापदंड की चर्चा होती है, और एक समय था जब बीबीसी में जो कहा जाता था वो भारत में सब सुनते थे, हम सबको लगता था कि बीबीसी के अलावा कुछ नहीं। तो पहली बात तो ये कि आज बीबीसी भारत में 0 कुछ होगा, तो सबसे पहले तो उस तरह से तुलना करना शुरू कीजिए। एक नगण्य संस्थान है जिसकी हैसियत, औकात भारत पर प्रभाव छोड़ने की नहीं। नंबर 2, जो ये लोग करते चले आ रहे थे लंबे समय से, जिसको तथाकथित सेकुलर खांचे में देखा जाता था, लेकिन कमाल की बात यह कि उस सेकुलर खांचे में दुनिया के दूसरे देश तो छोड़िए, खुद ब्रिटेन और अमेरिका की खबरें नहीं देखी जाती थी, यूरोप के हिस्सों की खबरें नहीं देखी जाती थी। और इसके उदाहरण अगर आप खोजेंगे तो ढेर सारी रिपोर्ट्स है जो उस समय भी कुछ लोग रिपोर्ट उसको देखकर उसकी कैटलॉगिंग करते थे, बताते थे, आज भी मिल जाएगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कोई आरोप नहीं लगा रहा है कि ये कांग्रेस इतनी ताकतवर हो जाएगी या कांग्रेस का इतना इन्फ्लुएंस है कि उसने ये रिपोर्ट बनवा देगी। एक तो शिवकांत जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि वहां के जो निजी 2 पार्टियों के बीच का झगड़ा, सत्ता वाला झगड़ा, उसमें कैसे लाभ लें। लेकिन उससे बड़ी एक चीज है, लंदन और ब्रिटेन पिछले कुछ समय से इस्लामिक टेररिस्ट के प्रभाव में आ गया है। लंदन की सड़कों पर जिस तरह से हमने देखा और समय समय पर ऐसी घटनाएं होती रहीं, वहां कई इलाकों में ऐसे सांसद हुए हैं जो भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं। कैन यू डिनाई दैट शिवकांत जी? थिंक टैंक चलाते थे। शिवकांत जी, कैन यू डिनाई दैट? सरकार ने 370 हटाने के बाद वो दुकान बंद करा दी, वो सारी दुकानें बंद करा दिए। अब ये मैं डिनाई नहीं, अंतिम है, दिया बुझ रहा है, फड़फड़ा रहा है, बस इतना ही है। शिवकांत जी, जी शिवकांत जी। नहीं, मैं डिनाई नहीं कर रहा, मैं तो इसका समर्थन करूंगा। देखिए, इसकी एक मिसाल लेस्टर में जो हुआ अभी हाल में, लेस्टर जो कि उत्तरी शहर है इंग्लैंड का, उसमें सारा का सारा जो तनाव था उसका कारण गुजराती हिंदुओं को दिखाया गया, जबकि ये बिल्कुल झूठ निकला। अब भी झूठ है ये, वो उस वक्त भी झूठ था, पूरा भारतीय मीडिया उसको ले उड़ा। आप बीबीसी को भले ही दोष दें, लेकिन बीबीसी की रिपोर्टिंग उस मामले में ज्यादा संतुलित थी। आपके अपने मीडिया की रिपोर्टिंग बड़ी खराब थी। उन्होंने पता नहीं क्या क्या कहा कि जो मतलब लेस्टर के हिंदू हैं उनका जुलूस निकला और उन्होंने ये हमला कर दिया, वो हमला कर दिया। वो सारी रिपोर्टें बाद में पुलिस ने खुद ये बात मानी, वो झूठी थी। और अब सीसीटीवी कैमरा के कम से कम वहां 100 सीसीटीवी कैमरा चारों तरफ थे, उनकी फुटेज से एक एक करके चेहरे जो हैं वो पहचाने जा रहे हैं। और जो लोग इसमें शामिल थे वो जिहादी मुस्लिम ग्रुप थे ज्यादातर, उनमें उनकी धरपकड़ जारी है। लोग उनके नाम पते बता नहीं रहे हैं, इसलिए पुलिस ने अब पोस्टर चिपकाने शुरू किए हैं, तो वहां झगड़ा हो गया। अब उनका ये आंदोलन शुरू हो गया है कि साहब आप तो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। जैसे अभी हर्षवर्धन जी ने बोला, कहीं ना कहीं आपके लिए भी धर्म संकट की बात है, आपने इतना लंबा बरस काम किया, लेकिन दोबारा आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आपको तो हराना है मोदी और शाह, कैसे हराएंगे आप? कांग्रेस वहां केसीआर, आप छोड़ दीजिए, आपने कहा बीबीसी, चलिए छोड़ दीजिए, बीबीसी से कैसे आप हराएंगे? आप कह रहे हैं आप कह रहे हैं कांग्रेस की थोड़ी इतनी ताकत है, सुधांशु जी वो कह रहे हैं कि वो ये सब करा दे। लेकिन आचार्य जी, असलियत तो ये है कि केसीआर वहां पे विपक्ष का एक गुट बनाने की कोशिश करते हैं, सबको बुलाते हैं, लेकिन आपके नेता को नहीं बुलाते हैं। आचार्य, आप कह रहे हैं ये जो सो कॉल्ड भारत जोड़ो है, इससे कांग्रेस इतनी ज्यादा ताकत में वापस आएगी कि देखो ऐश्वर्या हिमाचल के बाद तो क्या बिल्कुल बम बम हो जाएगा। लेकिन वहां तो कोई आपके साथ खड़े रहने को तैयार नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आचार्य, सरकार को टक्कर देने की स्थिति में आने के लिए नंबर्स तो करना पड़ेगा ना, कहां से लाएंगे नंबर आप? जी आचार्य। हाँ, देखिए ऐश्वर्या जी, कोई किसी को नहीं हराता है। लोकतंत्र में जनता हराती है, जनता जिताती है। हम बीजेपी को उसी तरह हराएंगे जिस तरह हमने 2018 में मध्य प्रदेश में हराया, जिस तरह हमने राजस्थान में हराया, जिस तरह हमने छत्तीसगढ़ में हराया, जिस तरह हमने इस बार हिमाचल प्रदेश में हराया। नंबर 1। नंबर 2, अगर देश की जनता चाहेगी तो फिर हमें आशीर्वाद देगी। जहाँ तक सवाल है केसीआर का, जहाँ तक सवाल है दूसरी अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का, तो क्षेत्रीय पार्टियों को ये सोचना होगा
कि नेशनल लेवल पर अगर कोई बीजेपी का विकल्प है, नेचुरल विकल्प है, वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को साइड में रख करके कोई क्षेत्रीय पार्टी अगर ये दावा करना चाहे कि वो बीजेपी का विकल्प बन सकती है, तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा मजाक की बात और कोई हो नहीं सकती है। मगर फिर भी लोकतंत्र में सबको अपनी पार्टी चलाने का अधिकार है, सबको कहने का अधिकार है। हाँ, वैसे तो सबसे ज़्यादा AIMIM के जो नेता हैं ओवैसी साहब, वो कहते हैं जी बीजेपी को मैं रोक सकता हूँ, तो भाई रोक लो। और भी एक दो क्षेत्रीय पार्टी वाले कहते हैं बीजेपी को हम रोक सकते हैं, KCR भी कहते हैं रोक लो। अगर बीजेपी को रोकना चाहते हैं तो रोक लो, हम कब मना कर रहे हैं। हम तो कहना चाहते हैं कि अगर वाकई आप नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हटाना चाहते हैं, अमित शाह जी की सरकार को हटाना चाहते हैं, तो कांग्रेस की लीडरशिप में सब एक हो जाओ। कांग्रेस की लीडरशिप में अगर आप एक होंगे तो शायद कोई एक सशक्त विकल्प बन सकता है, और नहीं तो फिर ऐसे ही रास्ता बिखर जाएगा। नहीं, लेकिन आप कैसे बात कर रहे हैं? राज्यों में भी मैं सुधांशु जी के पास आऊं, इससे पहले मेरे को आपसे पूछना, आचार्य आप ऐसी बात कर रहे हैं, आपकी सरकार बना दें। कांग्रेस को कौन नेता मानने को तैयार है, कौन लीडर मानने को तैयार है? ममता बनर्जी तैयार है, शरद पवार तैयार है, अखिलेश यादव तैयार है, बीजेपी कौन तैयार है? KCR तैयार है, कौन दादा जी? आचार्य नहीं तो ऐश्वर्य बीजेपी से लड़ाई कौन लड़ रहा है? कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी पैदल तो चले 3000 किलोमीटर, राहुल गांधी। और PT उषा से थोड़ी कंपटीशन है, कैसे हो सकता? आचार्य नहीं, सुधांशु जी, मतलब आई हैव अ डिफरेंट व्यू। आपका कंपटीशन PT उषा से थोड़ी है कि कौन सबसे ज्यादा चलेगा, यूसेन बोल्ट से थोड़ी है कि कौन सबसे ज्यादा तेज भागेगा। आपको भाई हराना है इलेक्शन में, आपको इलेक्शन में हराना है। आप भारत को जानने निकले थे तो मैं बात समझ सकता हूं, चलो जी बहुत अच्छा है, देर आए लेकिन दुरुस्त आए, जानो देश को। आपको देश की राजनीति कर रही है, जानो देश को। बीजेपी से सवाल कम से कम कायदे के तो पूछोगे। आचार्य मेरे को यह था कि कम से कम सुधांशु जी की पार्टी से आपके नेता ये तो नहीं बोलेंगे कि आटा अब मैं लीटर में खरीदूंगा। कम से कम भारत को तो जान लिए। अब आप कह रहे हैं कि देखो 3000 किलोमीटर चल गए तो अब हम कंपटीशन दे देंगे। आचार्य कैसे दे देंगे? PT उषा से थोड़ी है, मोदी और शाह की रणनीति से कहां से देंगे आप? बहरहाल सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु जी वो कह रहे हैं भाई टक्कर देगा तो सिर्फ कांग्रेस देगी, कोई और है नहीं। देश की जनता हाँ, देखिए देश की जनता भारत जोड़ो यात्रा को अपना प्यार आशीर्वाद दे रही है। देश की जनता ही हमें जिताएगी, देश की जनता जिताएगी, क्षेत्रीय दल नहीं जिताएंगे। माफ करना, हम साफ साफ बात करना चाहते हैं कि अगर क्षेत्रीय दलों को बीजेपी से मुक्ति चाहिए तो कांग्रेस के साथ आना चाहिए। ठीक है, ओके। कांग्रेस सुधांशु जी जवाब दे रहे तो नरेंद्र मोदी सुधांशु जी को जवाब दे हराना और हटाना संभव नहीं है। जी आचार्य जवाब आ रहा है। आचार्य जी ने कहा कि देश की जनता कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को कितना प्यार दे रही है, ये तो हम नहीं कह सकते, पर यह यात्रा आपकी पार्टी के अंदर कितना तकरार दे रही है ये तो दिखाई पड़ रहा है कि दिग्विजय सिंह बोलना चाहते हैं तो माइक हटा लिया जाता है, फिर राहुल गांधी कहते हैं कि दिग्विजय सिंह का बयान उससे मैं सहमत नहीं हूं, ये पार्टी का बयान नहीं है, तो थोड़ी देर पहले दिग्विजय सिंह ट्वीट कर देते हैं कि नहीं मैं तो अभी भी वो प्रश्न पूछ रहा हूं। तो कितना प्यार है, कितना इकरार है, कितना करार है, कितनी तकरार है, ये तो साफ दिख रहा है कि भारत जोड़ो में कांग्रेस में जुड़ाव ज्यादा बढ़ा है या दुराव ज्यादा बढ़ा है। खैर वो एक अलग विषय, परंतु मैं आचार्य जी की बात का ऐश्वर्य जी एक आंशिक समर्थन करता हूं। यह बात सही है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक विपक्षी दलों में अगर कोई पार्टी है तो यही है, बाकी कोई पार्टी दावा नहीं कर सकती कि वो 2-3 राज्यों से भी अधिक में। यहां तक कि अभी जो लेटेस्ट राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने वाले नए नवेले अजब अलवेले केजरीवाल जी हैं, तो वो 13 सीटों वाले राज्य पंजाब में और 7 सीटों वाले राज्य दिल्ली में, यानी 20 सीटों वाले राज्य में है। और जी हम तो पूरे राष्ट्रीय दल हैं। अब ममता जी हो, तो ये यात्रा जो थी, जो आचार्य जी ने बोला, वो वास्तविकता में कांग्रेस का उद्देश्य ये था, उसका भाजपा से और मोदी जी के विराट व्यक्तित्व से तो कोई वो लोग तुलना नहीं कर सकते थे। हाँ, उनको वो जो विपक्ष में जिन लोगों के मन में ख्वाब उत्पन्न हो गए थे विपक्ष का नेता बनने के, चाहे वो ममता जी हो, नीतीश कुमार जी हो, केजरीवाल जी हो, KCR हो तेलंगाना वाले, अथवा शरद पवार जी हो, तो उन सबको आईना दिखा दिया कांग्रेस ने कि देखो भाई 3000 किलोमीटर तक हम तो हैं, तुम कहा हो, तुम्हारी तो लिमिट 1000 किलोमीटर भी नहीं है। ये उन्होंने दिखाने में सफलता हासिल की और यह बात जो है वो आचार्य जी कह रहे हैं। परंतु यहां पर समस्या क्या है कि पार्टी तो कांग्रेस बड़ी है मगर नेता बहुत छोटा है।
अब कैसे आप सोच सकते हैं कि ममता बनर्जी, शरद पवार, नीतीश कुमार, राहुल गांधी जी को नेता मान लेंगे? ये सबसे बड़ी समस्या। इसी कारण से विपक्षी एकता का ख्वाब राहुल गांधी जी के पद संचलन, जो टी शर्ट पहन के हुए पद संचलन के चौखट के ऊपर दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, अब मैं यह बात कहना चाहता हूं, जो मुद्दा विषय था आज का बीबीसी पे, तो इस पे एक बात कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की ऐसी ताकत है या नहीं कि वो बीबीसी में निकलवा सकते हैं, नहीं, ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि विदेश में वैसे जितने सूत्र इनके नेतृत्व के पास हैं विदेश में या यूरोप में, वो तो और किसी पार्टी के पास नहीं, तो उसके बारे में तो मैं दावा नहीं कर सकता। मगर कांग्रेस की फितरत जरूर है कि विदेश में कुछ भी छप जाए अगर भारत के खिलाफ, तो ऐसी बाछें खिल जाती हैं और उसको कैसे कोट करना शुरू कर देते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि शिवाकांत जी ने भी लेसेस्टर की जो घटना का उल्लेख किया कि कैसे हिंदुओं के खिलाफ क्या किया जा सके। अरे साहब, अगर ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए और दिवाली वाले दिन बन गए, अरे तो कितना कलेजे पे सांप लौट गया अगर ये कह दिया गया कि एक धर्मनिष्ठ हिंदू भारतीय मूल का व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन गया, तो कितने कांग्रेस के नेताओं के बयान आ गए। और मैं अंत में एक और बात भी कहना चाहता हूं, बाकी सब अपनी जगह। बीबीसी के बहुत बड़े संवाददाता हुए मार्क टेली, हम सब ने बचपन में खूब सुना है। मार्क टेली ने एज अर्ली एज 2019 भारत के बारे में जानते क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि मुस्लिम्स इन इंडिया आर द लकीएस्ट, द इक्वेटर मैगजीन सितंबर 2019, और उसका उन्होंने रीजन दिया। मैं 26 साल दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में रहा और सड़क के एक तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, दूसरी तरफ तबलीगी जमात का ऑफिस था। उन्होंने कहा दुनिया का कोई दूसरा मुस्लिम देश होता तो ये दोनों एक साथ 26 साल नहीं रह सकते थे, एक ने दूसरे को खत्म ही कर दिया होता। पर भारत के मुस्लिम इसलिए भाग्यशाली हैं कि वो अपने मजहब में जैसे चाहें वैसे इबादत कर सकते हैं। ये तो मार्क टेली कह रहा है और आज के बीबीसी को वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इसे मैं कहूंगा कि उसकी नजर पे चश्मा चढ़ा हुआ है। बीबीसी के जो पत्रकार हैं उन्होंने जो कहा वो उनके आज के बीबीसी के मंतव्य से मैच खाता नहीं दिख रहा। हर्षवर्धन जी 30 सेकेंड्स एंड। आचार्य आ रहा हूं एंडिंग कमेंट्स के लिए। जी हर्षवर्धन जी, एंडिंग कमेंट्स। नहीं, ऐश्वर्या जी, बहुत स्पष्ट है कि भारत की अब जो शक्ति है, भारत की अब जो क्षमता है और भारत के जो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भूमिका बदली है, उसमें बीबीसी जैसी रिपोर्ट अब कुछ करने की स्थिति में नहीं है। बीबीसी दुनिया भर में खत्म हो रही है, अपना आधार बचाने के लिए, दर्शक बढ़ाने के लिए प्रोपागेंडा कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। जी आचार्य, एंडिंग कमेंट्स आपके। देखिए ऐश्वर्या, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि सुधांशु जी को ये बता देना चाहिए कि आखिर बीबीसी ने किया क्या है, ये नहीं बताया। दूसरी बात है, अगर बीबीसी गुनाहगार है तो वहाँ अब तो प्रधानमंत्री हमारे ही भारत के हैं, बात करके बीबीसी को यहाँ बैन करा दें या थोड़ा डांट लगवा दें। आप तो सशक्त हैं भाई, हम आपके साथ हैं, आप बीबीसी पे बैन लगाइए, हम आपका समर्थन करेंगे। आप सब सारे गुनाहों का पिटारा कांग्रेस जी बैक हैंड दे रहे हैं। आप बीबीसी से कम लड़ रहे हो, कांग्रेस से ज्यादा चाह रहे हैं ना सुधांशु जी, आचार रहे हैं और जाते जाते भी बैकएंड दे रहे हैं। बैन की संस्कृति का समर्थन कर रहे हैं। बैन साहब आपके जमाने इंदिरा जी ने बैन लगाया था बीबीसी पे। अगर आपको नहीं याद हो तो बांग्लादेश के टाइम में इंदिरा जी ने लगाया था और आप भी लगा दीजिएगा। बैन लगाया था, नेहरू जी ने मजरू सुल्तानपुरी पे बैन लगाया था, किशोर कुमार पे बैन लगाया था। बैन की संस्कृति आपकी है, हम एक कहीं अगर कोई एजेंसी हमारे देश के, हम अपने वक्तव्यों से उनको परास्त करने की क्षमता है। बिल्कुल, तो देखिए ये बहस जारी रहेगी। कुछ षड्यंत्र करती है तो उस पर बैन लगना चाहिए। नहीं, इस पे बात होगी, लेकिन आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सुधांशु जी, आचार्य जी, हर्षवर्धन जी और विजय राणा जी, शिवकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता भारत में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।